The concept of slavery is as old as the humans themselves. Almost in all civilizations, be it a Greek civilization or even a Muslim civilization, they all endorsed slavery. However, in the modern world, slavery was gradually abandoned, and in 1946, UNO completely abolished it. But in no other country, slavery gained so much traction, so much political importance as it did in America. So how did it start there? When European settlers started to go to America and industrialization hadn't yet started, agriculture was the bread and butter of these settlers. There was abundance of land available, not enough people to work on them. Not enough people to work on them. ठीक है जी? So there was a need of cheap or free labor at that point of time. काफी ज्यादा जरूरत थी चीप और फ्री लेबर की यहां पर. ये चीप और फ्री लेबर लाने की कोशिश पहले की गई. The first attempt was made to enslave the poor Europeans. Indentured servitude जिसे हमने कहा. पीछे मैंने इसका जिक्र किया कि जहां ये गरीब पसमानदा यूरोपियंस अमेरिका आते थे तो इन लोगों के एवज इनको लाने वालों को सर्टेन पैसे देकर इनसे नौकरी करवाई जाती थी. लेकिन ये तजर्बा कामयाब नहीं हो सका क्योंकि ये लोग या तो भाग जाते थे और गोरे मुल्क में गोरे स्लेव को ढूंढना इम्पॉसिबल था, या जो काम करते थे उनकी भी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो अमेरिकन बीमारियों से, स्पेशली मलेरिया से बच सकें. दूसरी कोशिश की गई रेड इंडियंस को एनस्लेव करने की. दूसरी कोशिश की गई रेड इंडियंस को एनस्लेव करने की. ठीक है जी. रेड इंडियंस चूंकि सन ऑफ द सॉइल थे इसलिए वो इंस्लेव हुए ही नहीं. वो अपने मालिकों को मार डालते थे, इम्प्लीमेंट्स ऑफ हस्बेंड्री तोड़ देते थे, जो उनसे बन पड़ता था वो करते थे, लेकिन वो स्लेव नहीं बनाए जा सके. उसके बाद इस मसले का हल निकाला गया 1619 में. वर्जीनिया में पहला स्लेव शिप आता है. These settlers abducted the Africans, and after such abduction they brought them here. ठीक? These people were perfect candidates for slavery. These people were perfect candidates for slavery in the sense that one, it was
easy to recognize them being people of color. Number two, they were strong physically, coming from harsh weather conditions similar to America. So they could survive in this tropic weather. Three, they had nowhere to go back to. They did not even know कि उन्हें लाया कहाँ गया है और वो वापस कैसे जा सकते हैं. So इनको यहाँ और कोई सेंस ऑफ यूनिटी भी नहीं थी शुरू में आने वाले स्लेव्स के अंदर, क्योंकि वालिद को कहीं और बेच दिया जाता था, वालिदा को कहीं और बेच दिया जाता था, भाई को कहीं और, बहन को कहीं और, हस्बैंड को कहीं और, वाइफ को कहीं और, चिल्ड्रन को कहीं और पेरेंट्स को कहीं और. तो इट टुक टाइम. फिर इन्हें लोकल लैंग्वेज भी नहीं आती थी. सो इट टुक टाइम फॉर देम टू यूनाइट एंड टू लर्न लैंग्वेज एंड टू फॉलो रिलीजन. काफी वक्त लगा. सो when this idea became an important factor of American life and American economy, agriculture basically depended on it, तो तेजी से स्लेव्स को लाना शुरू किया गया. 1810 में रफली 4 मिलियन स्लेव्स अमेरिका में आ चुके थे. जी, फर्स्ट शिप केम फ्रॉम अफ्रीका एंड ऑल अदर्स आल्सो केम फ्रॉम अफ्रीका. सो इन बेचारे स्लेव्स को काफी बुरी हालत में रखा जाता था. इन्हें जूते सिर्फ सर्दियों में पहनने को मिलते थे. ठीक है. यस, 4 मिलियन. इनके कॉटेजेस में फर्नीचर नहीं रखा जाता था, क्योंकि फर्नीचर जगह घेरता है, तो स्लेव्स कम पूरे आते हैं. खाना 2 वक्त था, छुट्टी 1 दिन थी, मुआवजा काम का नहीं था. रफली $900 में आपको एक बंदा उम्र भर के लिए मिल जाता था. अगर 100 स्लेव्स आपने खरीदे हैं, तो जिस तरह की लिविंग कंडीशंस उनको दी जाती थी, उनमें से सिर्फ 4 ही 60 साल की उम्र तक पहुंचते थे. बाकी लोग पहले ही मर जाते थे. एम्प्यूटेशन ऑफ लिम्स आम बात थी. उन लोगों की मर्डरिंग them for petty issues, raping their women was an ordinary thing. But there were few good people as well, जो एवरेज जिम्मेदार थे, काश्तकार थे, जिनके पास 1, 2, 4 स्लेव्स होते थे. वो लोग इनका ख्याल भी रखते थे, इनको अपने जैसा समझते थे, साथ मिलकर काम कराते थे, साथ बिठाकर खाना खिलाते थे. बट लार्जली स्लेव्स की हालत खराब थी. विद टाइम जब स्लेव्स की आबादी काफी हो गई, तो एक स्लेव कल्चर डेवलप हुआ. एक स्लेव कल्चर डेवलप हुआ. ये स्लेव कल्चर क्या था? ये स्लेव कल्चर था कि जो सन अप टू सन डाउन जो स्लेव्स काम करते थे, आफ्टर सन डाउन वो इकट्ठे हो जाते थे. ग्रेजुअली दे लर्न्ड द लोकल लैंग्वेज, दे एडॉप्टेड द लोकल रिलीजन. वहां ब्लैक प्रीस्ट्स इन्हें इबादत भी कराते और इनको ये भी बताते कि स्लेवरी क्रिश्चियनिटी में मना है. वहां ये लोग अपने सॉन्ग्स गाते, एक कंपेनियनशिप, एक कॉमराडरे डेवलप हुई. वहां पर ही इतनी पाबंदियों के बावजूद कोर्टशिप्स डेवलप हुई और ग्रेजुअली एक सेंस ऑफ यूनिटी एंड एक सेंस ऑफ जो फ्रीडम है वो इनके यहां आना शुरू हुई. स्लेव कल्चर
डेवलप हुआ। 1807 में प्रेसिडेंट जेफरसन बैंड द स्लेव इंपोर्ट। 1807 में प्रेसिडेंट जेफरसन ने स्लेव इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। स्लेव इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। इससे मकामी स्लेव्स की जिंदगी और ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, चूंकि अब डिमांड एंड सप्लाई में गैप जब आया तो मकामी स्लेव से ज्यादा काम करवाया जाने लगा और महंगे हो गए लोग। स्लेव्स जो $900 का स्लेव मिलता था, वही स्लेव अब जो है वो $1800 का हो गया। प्राइम फील्ड हैंड उसे बोलते थे। यही वो टाइम है जब एग्रीकल्चर में नई नई मशीनें आना शुरू हुई। These machines proved to be nightmare for the slaves, क्योंकि इन मशीन्स के जरिए मुमकिन हो सका फर्दर कल्टीवेशन ऑफ लैंड। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जहां स्लेवरी के ऊपर बहुत सारा काम स्लेव्स बनाने के लिए किया जा रहा था, वहीं पर स्लेवरी के अगेंस्ट भी काम हो रहा था। 1679 में स्लेवरी के खिलाफ बोलने वाले लोग भी अमेरिका ही से उठे। उन्हें पहली जो तंजीम बनी वो पेंसिल्वेनिया क्वैकर्स कहलाई। कंबाइन टुगेदर जितनी तंजीमें स्लेवरी के खिलाफ काम कर रही थीं, उनको कहा जाता था एबोलिशनिस्ट्स। ठीक है। ये एबोलिशनिस्ट्स जो हैं, ये स्लेवरी के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे थे, उसके खिलाफ काम कर रहे थे। इन्हीं में हैरियट बीचर स्टोव का नाम आता है, जो खुद एक फ्रीड स्लेव थी और इन्होंने 1000 से ज्यादा स्लेव्स को आजाद करवाया। साउथ से नॉर्थ की तरफ लेकर आई। नॉर्थ वाज मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड और वहां स्लेवरी नहीं थी। इन्होंने ही बुक लिखी अंकल टॉम्स कैबिन, जिसमें स्लेव्स के साथ होने वाली ज्यादतियों और इनह्यूमन बिहेवियर का जिक्र किया गया। ठीक है जी। एटीन 1820 में अमेरिका में अंडरग्राउंड रेलवे स्टार्ट होती है। दिस प्रूव टू बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर द ब्लैक्स। और 1820 में ही मिसूरी कॉम्प्रोमाइज होता है, जिसका मैंने मोनरो को पढ़ाते हुए आपसे जिक्र किया था। मिसूरी कॉम्प्रोमाइज अमेरिका को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, प्रो स्लेवरी एंड एंटी स्लेवरी हिस्से। प्रो स्लेवरी एंड एंटी स्लेवरी हिस्से। ठीक है जी। जब 1820 में अंडरग्राउंड रेलवे स्टार्ट होती है, तो साउथ से लोगों को भगाकर नॉर्थ में लाकर अंडरग्राउंड रेलवे में नौकरी करवाई जाती थी, कंस्ट्रक्शन वर्कर। और यहां सैलरी के ऊपर, पे के ऊपर बहुत सारे ब्लैक्स ऑलरेडी काम कर रहे थे, इसलिए ब्लैक्स को यहां पर पहचानना आसान नहीं था। नहीं, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ एग्रीकल्चरल था, नॉर्थ इंडस्ट्रियल था। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है जी। जब ये काफी ज्यादा होना शुरू हुआ, तो साउथ डोमिनेटेड कांग्रेस ने डिफरेंट लॉज पास करना शुरू किया। जब ज्यादा तादाद में साउथ से नॉर्थ स्लेव्स ने भाग कर आना शुरू किया, तो साउथ डोमिनेटेड कांग्रेस ने डिफरेंट लॉज पास किए। इन्हें हम कहते हैं स्लेव पेट्रोल्स, स्लेव कोड्स एंड फ्यूजिटिव
फ्यूजिटिव स्लेव लॉज, फ्यूजिटिव स्लेव लॉज, फ्यूजिटिव स्लेव लॉज। स्लेव पेट्रोल्स का मतलब ये था, स्लेव पेट्रोल्स का मतलब ये था कि जब सन अप टू सन डाउन स्लेव्स काम अपना कर लेंगे तो उसके बाद वो गलियों में फिरते हुए नजर नहीं आने चाहिए। White American families feel insecure. White American families feel insecure when they see such people going around streets. तो जो आवारा लौंडे वाइट्स के होंगे वो गलियों में पेट्रोल करेंगे और जो ब्लैक मैन उन्हें नजर आएगा उसे मारेंगे, पीटेंगे, इवन मर्डर कर देंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। स्लेव कोड्स का क्या मतलब है? स्लेव कोड्स भी इसी तरह के डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे। स्लेव कोड्स कहते थे, नंबर 1, अ स्लेव कैन नॉट रीड और राइट, स्लेव पढ़ लिख नहीं सकता। नंबर 2, स्लेव कैन नॉट बी ए विटनेस अगेंस्ट ए वाइट पर्सन। एक गोरे के खिलाफ स्लेव विटनेस भी नहीं पढ़ सकता, भले उसने एक गोरे को कत्ल करते ही क्यों ना देखा हो, वो उसके खिलाफ विटनेस नहीं बन सकता। नंबर 3, slaves cannot pray in the absence of a white priest। स्लेव्स जो हैं एक गोरे मौलवी की अदम मौजूदगी में, एक गोरे मौलवी की अदम मौजूदगी में उन्हें इबादत का हक भी नहीं होगा, बिकॉज दे बिलीव्ड के ये जो दूसरे मौलवी हैं प्रीस्ट्स, वो इनको गलत सलाह मशवरा देते हैं। एंड नंबर 4, अ स्लेव कैन नॉट लीव प्लांटेशन विदाउट written permission of his master। तो ये स्लेव कोड्स का मुख्तसर सा जायजा आपको बता देगा कि किस किस्म का मुआशरा था। पढ़ लिख नहीं सकते हैं, गवाह नहीं हो सकते हैं, इबादत नहीं कर सकते हैं और फसल छोड़ के नहीं जा सकते हैं जब तक रिटन परमिशन ना आ जाए, भले असल मालिक दूसरी स्टेट में ही क्यों ना रहता। फ्यूजिटिव स्लेव लॉज भी इसी तरह के थे। फ्यूजिटिव स्लेव लॉज ये कहते थे दैट इफ ए स्लेव कम्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, he will be considered as a fugitive, भगौड़ा, इश्तिहारी उसे समझा जाएगा, एंड ही मस्ट बी रिटर्न्ड बैक टू द साउथ, और उसको साउथ में भेज दिया जाएगा। ही मस्ट बी रिटर्न्ड बैक टू द साउथ, उसे वापस भेज दिया जाएगा। तो ये है फ्यूजिटिव स्लेव लॉज। इस तरह के जो है इनह्यूमन सिचुएशंस में स्लेव्स बेचारे रह रहे थे। देन कम्स ए टाइम जब ग्रेजुअली स्लेवरी पर बात होना शुरू होती है और स्लेवरी एबोलिशनिस्ट्स जो हैं, जो स्लेवरी खत्म करना चाहते हैं, वो इनफ पब्लिक ओपिनियन अपनी फेवर में कर देते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने से मशीनों पर काम करने वाले पेड लेबरर्स की तादाद बढ़ती है
और नॉर्थ एक स्ट्रॉन्ग वॉइस बन जाता है अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर जो साउथ में चल रही थी। 1844 में गैग रूल्स वर एबॉलिश्ड। 1844 में नहीं जी, और कोई नहीं था। गैग रूल्स वर एबॉलिश्ड। गैग रूल्स का क्या मतलब है, मैंने आपको शायद पहले बताया होगा, दैट there was a ban on discussing slavery in the Congress. कांग्रेस में स्लेवरी के मौजू पर आप बात नहीं कर सकते थे। तो 1844 में ये गैग रूल्स खत्म किए गए और स्लेवरी पर बात होना शुरू हुई। स्लेवरी पर बात होना शुरू हुई और 1850 में वॉशिंगटन डीसी एबॉलिश्ड स्लेवरी। इसको कहते हैं द ग्रेट कॉम्प्रोमाइज। ठीक, 1850 द ग्रेट कॉम्प्रोमाइज। सो कैपिटल सिटी ऑफ अमेरिका में स्लेवरी पहले खत्म हो गई, लेकिन ओवरऑल स्लेवरी एबॉलिश नहीं की जा सकी। खैर 1854 में आता है कैंसस एंड नेब्रास्का एक्ट। कैंसस और नेब्रास्का की दो स्टेट्स को शामिल किया जाता है अमेरिकन यूनियन के अंदर, फेडरेशन के अंदर, और असूल ये तय पाता है दैट द क्वेश्चन ऑफ स्लेवरी shall be decided by referendum। हालांकि तय ये हुआ था कि नॉर्थ की स्टेट्स एंटी स्लेवरी होंगी, साउथ की प्रो, लेकिन इसमें रेफरेंडम की बात की गई। जब रेफरेंडम तय हुआ तो दोनों अतराफ से, साउथ से भी और नॉर्थ से भी लोगों ने आना शुरू किया। साउथ से भी और नॉर्थ से भी लोगों ने आना। साउथ से लोग आए कि जब वोट पड़ेगा तो हम स्लेवरी करवा लेंगे। कैंसस और नेब्रास्का दोनों स्टेट्स के अंदर वोटिंग होगी। और नॉर्थ से लोग आए कि जब वोटिंग होगी तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। फाइनली कैंसस में वोटिंग होती है। वोटिंग का नतीजा यह निकलता है कि स्लेवरी के हक में वोट आ जाते हैं कि स्लेवरी होनी चाहिए। नॉर्दर्नर्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रिजल्ट्स ऑफ दिस रेफरेंडम। नॉर्दर्नर्स इस रेफरेंडम के रिजल्ट्स को मानने से इनकार कर देते हैं। यूं कैंसस में सदर्नर्स और नॉर्दर्नर्स आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, विच कन्वर्ट्स इनटू ए काइंड ऑफ स्ट्रीट वॉर और सिविल वॉर। इस वाकये को अमेरिकन हिस्ट्री ब्लीडिंग कैंसस के नाम से जानती है। इस वाकये को अमेरिकन हिस्ट्री ब्लीडिंग कैंसस के नाम से जानती है। ठीक है।
इसी अब यहां पर tensions are high. Yes, these are white people fighting. Tensions are high. 1857, Supreme Court of America decides a case called Dred Scott case. ड्रेड स्कॉट केस 1857 में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में ये क्वेश्चन आता है कि क्या ह्यूमन राइट्स स्लेव्स को दिए जा सकते हैं, क्या ह्यूमन राइट्स स्लेव्स को दिए जा सकते हैं। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट decides against it. American Supreme Court says slaves are not humans. Slaves are not humans. Slaves जो हैं वो humans नहीं है। क्यों नहीं है? अदालत कहती है they do not have human attributes. Just as cattle, just as livestock, they are sold and brought and made to work. जानवरों ही की तरह उन्हें खरीदा, बेचा और काम करवाया जाता है। तो जैसे एक घोड़ा या गधा या बैल या डॉग खरीदे बेचे जाते हैं और काम उनसे लिया जाता है, वैसे ही इनसे काम लिया जाता है। जस्ट बिकॉज दे हैपन टू स्पीक डज नॉट क्वालिफाई देम टू बी ह्यूमंस। जस्ट बिकॉज दे हैपन टू स्पीक डज नॉट क्वालिफाई देम टू बी ह्यूमंस। इस फैसले के बाद एक सर्टन आउटरेज अमेरिकन सोसाइटी में, स्पेशली नॉर्थ में आती है। 1858 में a lawyer from Illinois contests Senate elections. नॉर्थ इसलिए फेवर करता है कि नॉर्थ इंडस्ट्रियलाइज्ड था, नॉर्थ में पेड लेबर का कॉन्सेप्ट था, एजुकेशन भी इंप्रूव्ड थी, इसलिए ये लोग स्लेवरी के अगेंस्ट खड़े थे, बिकॉज इट्स इनह्यूमन, उनका एक प्रिंसिपल स्टैंड था। सो 1858 में इलिनॉय से एक लॉयर इलेक्शन लड़ने आते हैं सेनेट का, लेकिन हार जाते हैं बिकॉज ही ओपनली स्पोक अगेंस्ट स्लेवरी। लेकिन हार जाते हैं बिकॉज ही ओपनली स्पोक अगेंस्ट स्लेवरी, स्लेवरी के खिलाफ बोलते हैं। ऑल्दो वो इलेक्शन ऑफ द सेनेट हार जाते हैं, बट बिकॉज ऑफ हिज ब्रिलियंट स्पीकिंग स्किल्स he makes his way into the hearts of the American people and makes them understand कि slavery गलत है। So in 1860 he wins the nomination of Republican Party to be American president. He wins the nomination of the Republican Party to be the American president. इलेक्शंस होते हैं, अब्राहम लिंकन इलेक्शन जीत जाते हैं। इलेक्शंस होते हैं, अब्राहम लिंकन इलेक्शंस जीत जाते हैं। ठीक है।
इलेक्शन में अभी कुछ भी नहीं हुआ, मैंने बस इतना बताया कि उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी से नॉमिनेशन जीती प्रेसिडेंट बनने की और फिर इलेक्शन भी जीत लिया जी 1860 में। 1861 से उनकी प्रेसिडेंसी इनॉग्रेट होती है जब उन्होंने ओथ लिया। बट इवन बिफोर हिम टेकिंग द ओथ, उनके ओथ लेने से पहले भी, नहीं बच्चे अभी नहीं, अभी तो कू क्लक्स क्लैन बनी ही नहीं है ना अली कजलबाश, अभी तो लेट है, ठीक है। तो साउथ, तो इनके ओथ लेने से पहले ही अमेरिकन स्टेट्स स्टार्टेड टू declare their separation from the American Union. Southern states started to declare their separation from American Union, fearing that once he takes oath as a president, he will abolish slavery. And we do not want that, because उनकी तो सारी इकोनॉमी, उनका सोशल फैब्रिक, उनका सब कुछ जो है वो स्लेवरी के इर्द गिर्द घूमता था। सो जब तक प्रेसिडेंट ने ओथ लिया मार्च में, तब तक एक नया मुल्क बन चुका था जिसने अपना नाम रखा Confederate States of America. Confederate States of America. अपना कैपिटल बनाया रिचमंड, वर्जीनिया, अपना कैपिटल बनाया रिचमंड वर्जीनिया को, और अपना प्रेसिडेंट बनाया जेफरसन डेविस को, जेफरसन डेविस को। तो प्रेसिडेंट ने जब ओथ लिया तो हाफ ऑफ अमेरिका ऑलमोस्ट वाज ऑलरेडी गॉन। तो प्रेसिडेंट ने अली रजा, फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट डिबेट जेम्स मैडिसन के साथ खत्म हो गई थी, पुरानी होगी वो बात, भूल जाएं। अब रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स, एंड ही वाज अ रिपब्लिकन, ठीक है जी। तो उसने अपने पहले इनॉग्रल एड्रेस में लोगों से कहा that he will do everything in his power to bring these rebellious states back and unite America again. For this purpose, he asked for a 75,000 strong militia, initially only for 90 days. Initially only for 90 days. उन्होंने कहा जी 90 दिन के लिए 75,000 लोग अगर मुझे मिल जाएं लड़ने के लिए तो इन्हें मैं वापस ले आऊंगा। People started to get drafted. ड्राफ्टेड का मतलब है फौज का हिस्सा बनना शुरू हुए जी। लिंकन ये चाहते थे कि रॉबर्ट ई ली, जनरल रॉबर्ट ई ली उनके आर्मी चीफ बने, लेकिन रॉबर्ट ई ली से ताल्लुक भी था अब्राहम लिंकन का, लेकिन रॉबर्ट ई ली चूंकि वर्जीनिया से बिलोंग करते थे, ही प्रेफर्ड टू बी कमांडर ऑफ द कन्फेडरेट सोल्जर्स, he preferred to be commander of the Confederate soldiers. Abraham Lincoln
was left with General Winfield Scott. Abraham Lincoln was left with General Winfield Scott. Winfield Scott बेचारे, उन्होंने आखिरी जंग 20 साल पहले लड़ी थी. He was so heavy कि 2 बंदे पकड़ के उन्हें घोड़े पर बिठाते थे. To good fortune of Abraham Lincoln, he retired after 2 months of the war. पहली लड़ाई सिविल वॉर, कन्फेडरेट्स एंड यूनियन आर्मी. अब्राहम की आर्मी को यूनियन आर्मी कहते थे और सेपरेटिस्टों की आर्मी को कन्फेडरेट आर्मी कहते थे. इनकी पहली लड़ाई हुई बैटल ऑफ बुल रन. बैटल ऑफ बुल रन, इसको फर्स्ट बैटल ऑफ बुल रन भी कहते हैं, बैटल ऑफ बुल रन भी कहते हैं. इस बैटल ऑफ बुल रन में जनरल रॉबर्ट ई लीज फोर्सेस डिफीटेड विनफील्ड स्कॉट्स फोर्सेस. कन्फेडरेट्स ने यूनियन फोर्सेस की मार लगाई. एंड अब्राहम लिंकन अंडरस्टूड दैट इट वोंट एंड इन 90 days. ये 90 दिन में खत्म होने वाला काम नहीं है. ही डग इन हिज हील्स डीपर to be ready for a longer battle. उसके बाद अगले जनरल आते हैं जॉर्ज बी मैक्लेलन. जनरल जॉर्ज बी मैक्लेलन, यंगर जनरल, फिटर. इन्होंने फौजियों की तरबियत पर ध्यान दिया, मार्क्समैनशिप सिखाई, स्किल्स सिखाई. इनकी सरबराही में, जी ऑब्वियसली यूनियन आर्मी, इनकी सरबराही में बैटल ऑफ एंटीतम होती है. ये जगहों के नाम है, बैटल ऑफ एंटीतम. ये जंग यूनियन आर्मी जीत जाती है. ये जंग, ये बैटल कन्फेडरेट्स हार जाते हैं, यूनियन आर्मी जीत जाती है. हाउएवर they were defeated but they did not surrender. George B. McClellan behaved cautiously and did not follow them to either eliminate or make them surrender. जंग जीत जाने के बावजूद अब्राहम लिंकन फायर्ड जॉर्ज बी मैक्लेलन. उन्होंने जॉर्ज बी मैक्लेलन की छुट्टी कर दी. ही सेड, यू हैड अ चांस टू एंड दिस वॉर एंड यू मिस्ड इट बाय बीइंग नॉन डिसाइसिव. जॉर्ज बी मैक्लेलन शायद पहले जर्नैल हैं अमेरिकन हिस्ट्री के जो जंग जीतने के बावजूद नौकरी से निकाल दिए. उसके बाद आते हैं जनरल यूलिसिस एस ग्रांट. जनरल यूएस ग्रांट, यूलिसिस एस ग्रांट. ये बाद में अमेरिका के सदर भी बने, 1 टर्म प्रेसिडेंट थे. इनके नाम का अमेरिका के पास बहरी बेड़ा भी है. इनके नाम का अमेरिका के पास बहरी बेड़ा भी है. जनरल यूएस ग्रांट, अदरवाइज नोन एज बैड टेम्पर्ड ड्रंकर्ड. बहरी बेड़ा मीन्स बैटल शिप. बहरी बेड़ा मीन्स बैटल शिप. खुदा का वास्ता. General U.S. Grant was otherwise known as bad-tempered drunkard, but he proved to be an able general. He, along with General Sherman, made a strategy to bring down General Robert E. Lee and his larger-than-life structure. His larger-than-life structure. ठीक है.
उन्होंने प्लान बनाया कि हम रॉबर्ट ई ली से सरेंडर करवाएंगे, हम इसको मारेंगे नहीं, इसको हीरो नहीं बनाएंगे, ह्यूमिलिएट करेंगे, सरेंडर करवाएंगे. So the plan was that General US Grant will lay siege to the Richmond capital of the Confederates, the so-called capital. Obviously, General Robert E. Lee would run to save the capital. प्लान ये किया गया था, वॉर स्ट्रैटेजी ये थी कि रॉबर्ट ई ली चूंकि बड़ा नाम है और लोग उसको बड़ा हीरो समझते हैं और समझते हैं वो इनविंसिबल है, तो हम उससे सरेंडर करवाएंगे तो अथॉरिटी हमारी बनेगी, उसे ह्यूमिलिएट करेंगे इंस्टेड कि हम उसे मार डालें. उसके लिए प्लान ये बनाया गया था कि रिचमंड को सीज में लिया जाएगा, सीज विल बी लेड अराउंड रिचमंड. ऑब्वियसली नोइंग दिस, जनरल रॉबर्ट ई ली वुड रश टू प्रोटेक्ट द कैपिटल, क्योंकि जब कैपिटल गिरता है तो मुल्क गिर जाता है. जनरल यूलिसिस एस ग्रांट एंड जनरल शर्मन, इन दो लोगों का नाम. वो जब कैपिटल को बचाने आएगा तो हम उसको वहां घेर लेंगे, कैपिटल का जो राबता है बाहर से वो तोड़ देंगे और इवेंचुअली उसे वहां सरेंडर करना पड़ेगा. इन द मीन टाइम, बिकॉज जनरल रॉबर्ट ई ली वुड बी ट्रैप्ड इन कैपिटल, the Confederate army would become rudderless and General Sherman would ruthlessly crush them city by city and place by place. This strategy worked. इसी टाइम फ्रेम में 1863 में Abraham Lincoln did another important thing. He passed Emancipation Proclamation. Emancipation Proclamation. शर्मन एक जर्नैल है जनाब, ठीक. Emancipation Proclamation. Emancipation Proclamation का मतलब ये था, Abraham Lincoln said कि all those states of the South that are at war with the North, all the slaves in these states are hereby set free by me in the capacity of being President of United America. मैं सदर अमेरिका होने की हैसियत से साउथ की स्टेट्स के तमाम गुलामों को, जो रियासतें हमसे जंग कर रही हैं, उनमें तमाम गुलामों को आज से, 1 जून की डेट दी गई, आज से आजाद करता हूं, आज से आजाद करता हूं. इस एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन के बाद द स्लेव्स ऑफ द साउथ left their implements of husbandry, broke them, ran away, and came and joined Lincoln's forces because they knew he means business and he will end slavery. This provided the necessary impetus and force to the Union soldiers, and finally in 1864, April 1864, they were able to make General Robert E. Lee surrender. रॉबर्ट ई ली को सरेंडर करवाने में वो कामयाब हो गए. रॉबर्ट ई ली के सरेंडर करने के 9 दिन के अंदर बाकी सारी कन्फेडरेट फोर्सेस ने भी सरेंडर कर दिया. एंड दिस इज हाउ अमेरिका बिकेम यूनाइटेड वंस अगेन, ऑल्दो 600,000 डेथ्स लेटर. 600,000 डेथ्स लेटर. इस सिविल वॉर में 6 लाख अमेरिकन दोनों तरफ से
मारे गए। 9 अप्रैल है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, तो 9 अप्रैल है। 1864 के सदारती इलेक्शंस होते हैं फिर, और अब्राहम लिंकन दोबारा अमेरिका के सदर बन जाते हैं। और दोबारा अमेरिका के सदर बनते ही स्टार्ट्स टू गो फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। yes I won't be able to tell the exact numbers, but roughly historians put it between, in that specific war, historians put it between 10,000 to 15,000. Anyhow, तो 6 लाख जो मरे उनमें ज्यादा वाइट्स ही थे। तो अब्राहम लिंकन स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस ऑफ एबॉलिशिंग स्लेवरी, 13th अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट को कहा जाता है द मोस्ट नोबल एक्ट डन इन अमेरिकन हिस्ट्री बाय मोस्ट अननोबल मीन्स। द मोस्ट नोबल एक्ट डन इन अमेरिकन हिस्ट्री बाय मोस्ट अननोबल मीन्स। अननोबल मीन्स से मुराद है कि प्रेसिडेंट टू गेट दैट 2/3 मेजॉरिटी, प्रेसिडेंट ने वो सब किया जो वो कर सकता था। इफ ही कुड ब्राइब एनीबडी, ही ब्राइब्ड देम। इफ ही कुड लुर समबडी टू गिव अ बेटर ऑफिस, secretaryship, he did that. If he could threaten anybody for the vote, blackmail anybody for the vote, he did that. And finally got his vote in April 1865. In April 1865, Americans passed this amendment which stated slavery and involuntary servitudes are illegal in America except as a matter of punishment. गुलामी और जबरी मुशक्कत, गुलामी और जबरी मुशक्कत अमेरिका में हमेशा के लिए गैर कानूनी डिक्लेयर की जाती है। गुलामी और जबरी मुशक्कत अमेरिका में हमेशा के लिए गैर कानूनी डिक्लेयर की जाती है, सिवाय तब जब आपको सजा के तौर पर मेहनत करवाई जाए। क्योंकि जब आपको कैदे बा मुशक्कत दी गई है तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि 13वीं तरमीम मना करती है और मैं पत्थर नहीं तोड़ूंगा। फिर आपको पत्थर जाहिर है तोड़ने पड़ेंगे, चक्की पीसनी पड़ेगी। तो उसके बाद ये अमेंडमेंट चली जाती है स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास रैटिफिकेशन के लिए। अब्राहम लिंकन डिड नॉट लिव लॉन्ग इनफ टू सी slave free America. He was murdered in April 1965 by an actor, John Booth. By an actor, John Booth. He was murdered by John Booth. John Booth कन्फेडरेट्स का हामी था। ओरिजिनल प्लान प्रेसिडेंट को एबडक्ट करना था और उसके बदले में कुछ कन्फेडरेट सोल्जर्स को छुड़वाना था, बट एट द निक ऑफ टाइम ही पैनिक्ड एंड ही फायर्ड एंड किल्ड द प्रेसिडेंट। ठीक है, जॉन बूथ। दिसंबर 1865 जी, he was murdered in April 1865. December 1865 required number of states ratified 13th amendment. Required number of states ratified 13th amendment and America became slave free.
and America became slave free. बड़ी खूबसूरत फिल्म भी बनी हुई है लिंकन नाम की, 2012 की. वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट एक्टर्स हैव प्लेड लिंकन एंड ही वाज गिवन ऑस्कर फॉर दैट एज वेल. तो टाइम आपको मिले तो उसे जरूर देखिएगा. ठीक है जी. अब्राहम लिंकन की डेथ के बाद प्रेसिडेंट बनते हैं एंड्रू जॉनसन, उनके वाइस प्रेसिडेंट. लिंकन, मूवी का नाम लिंकन है. नहीं, ब्लैक्स डिड डू थिंग्स फॉर देम. देखिए, बाय 1833 अमेरिका में 1000 ऐसी एनजीओज थी जो ब्लैक सिविल राइट्स, जो स्लेवरी के अगेंस्ट काम कर रही थी. तो ऑब्वियसली उनमें ब्लैक्स भी थे और वाइट्स भी थे, लेकिन वाइट्स की सपोर्ट के बगैर स्लेवरी को मिटाना मुमकिन नहीं था. हैरियट बीचर स्टोव लिखती हैं, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू एंड स्लेवरी वाज टू कन्विंस अ स्लेव टू रन अवे. तो ये असल चीज थी कि वो उस मेंटल ब्लॉक में आ चुके थे कि कभी नहीं हम इससे निकल पाएंगे. ठीक. अच्छा जी, बहुत सारी इसके ऊपर स्लेवरी के ऊपर मूवीज हैं. 12 Years a Slave इज अ वंडरफुल डिपिक्शन. रूट्स एक बड़ी क्लासिक है. द ग्रेट डिबेटर्स इसके ऊपर एक फिल्म है, वो बता सकती है. किताबें ये नहीं पढ़ेंगे, फिल्म देख लेंगे. ठीक है. मैल्कम एक्स बाद की कहानी है, वो यहां रेलेवेंट नहीं है. एनी हाउ, इसके बाद एंड्रू जॉनसन बनते हैं प्रेसिडेंट. एंड्रू जॉनसन 14th अमेंडमेंट लेकर आते हैं. एंड्रू जॉनसन 14th अमेंडमेंट लेकर आते हैं. फोर्टीन्थ अमेंडमेंट इक्वल सिटीजनशिप और ड्यू प्रोसेस की बात करती है. ड्यू प्रोसेस एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. 14वीं तरमीम कहती है कि अमेरिका के अब जो वापस अमेरिका यूनाइट हुआ है उसके तमाम शहरी बराबर के शहरी हैं. रीडिफाइन की गई सिटीजनशिप, क्योंकि कुछ यूनियन के हामियों का ये कहना था कि चूंकि हमने इनको हरा के दोबारा साथ मिलाया है तो ये सेकंड क्लास सिटीजन होने चाहिए. बट प्रेसिडेंट वाज अगेंस्ट इट. हमने उन्हें एहसास दिलाया कि नहीं, यू आर इक्वल सिटीजन, आपने फिक्र नहीं करनी. ड्यू प्रोसेस होगा, किसी को भी समरी ट्रायल के जरिए या विक्टिमाइजेशन के लिए या डिस्क्रिमिनेशन करके मुकदमात उनके खिलाफ नहीं बनाए जाएंगे. सो और उन्हें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होगी. सो टेक्निकली एक रीएश्योरेंस सबको दी गई. टेक्निकली एक रीएश्योरेंस सबको दी गई. हैविंग सेड दिस, लेकिन यही 14वीं तरमीम एक और बात भी करती थी. ये 14वीं तरमीम कहती थी, ऑल द सोल्जर्स ऑफ द कन्फेडरेट आर्मी, ये ध्यान से सुनिएगा, all the soldiers of the Confederate Army, all the senators of the Confederate States, all the congressmen of the Confederate States, all the civil and military bureaucrats, and the President of Confederation himself shall be disqualified from holding a public office for life. आम लोगों को जनरल एमनेस्टी है, माफी है, उन पर कोई पाबंदी नहीं है. उनको इक्वल सिटीजनशिप है, ड्यू प्रोसेस है, इक्वल प्रोटेक्शन है.
लेकिन वो लोग जो उनके फौजी बने, उनके सेनेटर बने, उनके सदर बने, उनके सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेट बने, ये तमाम लोग अपनी जिंदगी में दोबारा कभी अमेरिका में कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करेंगे, कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करेंगे। सो मच सो कि ये प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर भी नहीं बन सकते, जो कि सिर्फ एक ऑनररी पोजीशन है। सो मच सो कि ये प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज के भी मेंबर्स नहीं बन सकते, जो कि एक ऑनररी पोजीशन है। तो ये थी जी 14th अमेंडमेंट। नहीं, सबके लिए है जी, सबके लिए, इट इज फॉर बोथ व्हाइट्स एंड ब्लैक्स। इसके साथ ही है जी 15th अमेंडमेंट, वो भी रेलेवेंट है। 15th अमेंडमेंट, इट गेव राइट टू वोट टू पीपल ऑफ कलर। 15वीं तरमीम ने पीपल ऑफ कलर को राइट टू वोट दिया। इसने कहा एनीवन हु इज अदरवाइज क्वालिफाइड टू वोट, हर वो शख्स जो वैसे वोट डालने के लिए क्वालिफाई करता है, shall not be discriminated against, shall not be discriminated against on the basis of, shall not be discriminated against on the basis of color, creed, or previous position of servitude। कलर, क्रीड और प्रीवियस पोजीशन ऑफ सर्विट्यूड। हर वो शख्स जो वैसे वोट डालने का अहल है, उसे सिर्फ इस बुनियाद पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी कि उसका रंग काला है, या उसकी नस्ल कोई और है, या वो पहले किसी जमाने में स्लेव हुआ करता था। सो टेक्निकली दिस अमेंडमेंट gave blacks the right to vote, gave blacks the right to vote. But as they say, the devil lies in the detail. As they say, G also passed by Johnson. As they say, the devil lies in the details. यहां क्या होता है कि ये जो अदरवाइज क्वालिफाइड है ना जी, ये है असल फसाद की जड़। अदरवाइज क्वालिफाइड कहता था दैट अ वोटर मस्ट बी एन एजुकेटेड पर्सन। अदरवाइज क्वालिफाइड कहता था दैट अ वोटर मस्ट बी अ टैक्स पेयर, और टैक्स पेयर भी एक सर्टेन लेवल का। तो ब्लैक्स बेचारे तो कल तक खुद प्रॉपर्टी थे, वो कहां से टैक्स पेयर होंगे? ठीक है, आपको बताया ना, ड्रेड स्कॉट कहता था ब्लैक्स आर नॉट ह्यूमंस, दे आर प्रॉपर्टी जस्ट लाइक एनिमल्स। तो वो फिर कहां से टैक्स पेयर्स होंगे? और ब्लैक्स को लिखना पढ़ना तो वैसे ही मना था, तो वो कहां से लिख पढ़ सकेंगे कि वोट डालने के काबिल हो सके? सो इट टुक अनदर डेकेड और सो टू मेक ब्लैक्स एबल टू कास्ट वोट, टू मेक ब्लैक्स एबल टू कास्ट वोट्स। अब जब ब्लैक्स थोड़े से सांस लेने के काबिल हुए, तो यहां पर व्हाइट सुप्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनना शुरू हुई। सुप्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ट्रिपल के या कू क्लक्स क्लैन जिसे हम कहते हैं। अजान हो जाए तो दोबारा शुरू करते हैं।
के हैंडआउट की जरूरत नहीं है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना वो जरूरी था उतना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये कू क्लक्स क्लैन, ट्रिपल के मीन्स कू क्लक्स क्लैन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन और मोर ऑफ अ कल्ट बनाई गई थी बाय 6 कन्फेडरेट सोल्जर्स। 6 एक्स कन्फेडरेट सोल्जर्स ने इसको बनाया था। नेथन इसके पहले विजर्ड थे, ग्रैंड विजर्ड उनका टाइटल था, ग्रैंड विजर्ड नेथन। दैट्स व्हाई आई से इट वाज लेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मोर ऑफ अ कल्ट, जिनका काम ये था, जिन्हें ये क्लक्स साइक्लोस से लिया गया है, विच इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स एन इनर सर्कल। क्लैन वही अंग्रेजी वाला क्लैन है, बस उसके सामने अमेरिकन ने सी की जगह के लगा दिया। तो कू क्लक्स क्लैन मीन्स अ ट्रस्टेड इनर सर्कल ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, तो इन लोगों का काम ये था कि नाउ दैट ब्लैक्स आर फ्री एंड दे आर नॉट स्लेव्स एनी मोर, बट दैट डज नॉट मीन दैट दे आर एथनिकली इक्वल टू दी, को जाने दो यार, दे आर एथनिकली इक्वल टू द रेस्ट ऑफ द वाइट पीपल। इसलिए हम मेक श्योर करेंगे कि वो बैलेंस जो है सोसाइटी का, जिसमें वाइट्स आर रिस्पेक्टेड, वाइट्स हैव एन एलिवेटेड पोजीशन, हम उस बैलेंस को मेंटेन करें और चीजों को वैसे ही रखें। फॉर दैट पर्पस दे कैरिड आउट वायलेंट एक्टिविटीज एंड केप्ट फाइटिंग विद द ब्लैक्स। मारना, उन्हें जदोकोब करना, जख्मी करना आम बात। देयर एट्रोसिटीज increased in such a manner that the state had to take action against them by 1870, and due to too much violence, the Grand Wizard Nathan himself disbanded this Ku Klux Klan. However, ये री-इमर्ज करता रहा आगे तारीख में, इस पर मैं आगे बात करता रहूंगा। और इसके बाद फिर अमेरिकन गवर्नमेंट ने ब्लैक्स को स्लेवरी से तो आजाद कर दिया, लेकिन उन्हें अपने बराबर नहीं समझा। तो स्लेवरी से आजाद करने के बाद ब्लैक्स की नई मुसीबत शुरू हुई, दैट यू आर सेपरेट बट इक्वल सिटीजन्स ऑफ अमेरिका। आप बराबर शहरी हैं, लेकिन आप सेपरेट शहरी हैं अमेरिका के, लिहाजा आपके घर अलग होंगे, आपके स्कूल्स अलग होंगे, आपके रेस्टोरेंट्स अलग होंगे, आपकी आबादियां अलग होंगी, आप इंटरमिंगल नहीं करेंगे, इंटरमैरी नहीं करेंगे, आप एक अलग जो है मुआशरे के तौर पर रहेंगे। सेपरेट बट इक्वल प्रिंसिपल इसको कहते हैं। इसको 1896 में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स किया था, प्लेसी वर्सेस फर्गुसन केस का नाम है, प्लेसी वर्सेस फर्गुसन। सेपरेट बट इक्वल प्रिंसिपल, सेपरेट बट इक्वल प्रिंसिपल, अलग मगर बराबर, सेपरेट बट इक्वल प्रिंसिपल। ठीक है जी, कि आप इक्वल शहरी तो हैं, लेकिन बराबर अलग शहरी हैं, गोरों के मुकाबले के शहरी नहीं है। तो इस सेग्रीगेशन ने इस अलहदगी को इंप्लीमेंट किया गया बाय जिम क्रो सेग्रीगेशन लॉज, जिम क्रो सेग्रीगेशन लॉज। तो बाकायदा कवानीन के जरिए बसों में सेग्रीगेशन, स्कूलों में सेग्रीगेशन, रेस्टोरेंट्स में सेग्रीगेशन, टाउनशिप्स में सेग्रीगेशन को इंप्लीमेंट किया गया। सो स्लेवरी भले खत्म हो गई, ब्लैक्स की मुसीबत खत्म नहीं